दोस्तों पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने देखा कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड टर्म्स की हम लोगों ने बात करी, मीन करंट, आरएमएस करंट देखा। नाउ अब हमारे पास जो है इस एसी को हमको अप्लाई करना है किसी एक सर्किट के अंदर, और सर्किट के अंदर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे लाइक रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो जब हम इस एसी करंट को वहां पर अप्लाई करेंगे, एसी वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा वो हमको आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर देखना है। लेकिन उससे पहले यहां पर हमको एक इंपॉर्टेंट टर्म को पढ़ना है जो कि होता है आपका फेजर एंड फेजर डायग्राम। ये हमको मदद करेगा ऐसे सर्किट्स में जब हम एसी अप्लाई करेंगे जहां पर इंडक्टर, कैपेसिटर और आपका रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन है, तो वहां पर ये हमको मदद करेगा। समझते हैं सबसे पहले कि फेजर क्या होता है, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि यहां पर वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है वो किस तरह का होता है। ठीक है, नाउ देखिए यहां पर देखिए, अगर मैं एक एसी वोल्टेज लूं तो वोल्टेज किस तरह से चेंज होगा, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, देन अपोजिट डायरेक्शन में सेम तरह की प्रोसेस को ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। मतलब ये जो वोल्टेज का नेचर है कैसा है, साइनोसॉइडल है। नाउ अब अगर इस वोल्टेज के साथ आपका करंट जो है वो भी इसी तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने करंट की कर्व बनाई, करंट का जो मैक्सिमम है, जब वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है तब यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट भी मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, जब वोल्टेज आपका हाफ होगा तो करंट भी क्या होगा, हाफ होगा। जब आपका देखिए वोल्टेज नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा तो करंट भी यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, भले ही उन दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, बट ये क्या हो रहा है, जब वोल्टेज मैक्सिमम तब करंट मैक्सिमम, ये एक साथ एक दूसरे का हाथ थाम कर क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कंडीशन अगर हो पूरे एनालिसिस के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको यहाँ पर फेजर वेजर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बट जनरली ऐसा नहीं होता है। ये तो केस होता है आपका रेजिस्टर का। अगर आप किसी रेजिस्टर के अक्रॉस एक वोल्टेज लगाते हैं तो उसमें जैसे जैसे वोल्टेज चेंज होता है वैसे वैसे करंट चेंज होता है। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, एक पैसिव एलिमेंट जो अपने अंदर कुछ भी एनर्जी को स्टोर नहीं करता। लेकिन अगर मैंने रेजिस्टर को हटाकर यहाँ पर मान लीजिए एक इंडक्टर लगा दिया और इसके अक्रॉस मैंने एसी को लगाया, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर हो सकता है कि लेट्स से कि जब आपका यहाँ पर करंट जीरो था उस टाइम पर हो सकता है कि वोल्टेज आपका क्या हो, मैक्सिमम। ठीक है, और जब करंट मैक्सिमम हुआ तो वोल्टेज कितना हो जाए, जीरो। देन ऐसे ही यहाँ पर क्या हो, अपोजिट प्रोसेस इस तरह से चलती रहे। ठीक है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर बनती है। और अगर इस तरह की यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है, इसको हम इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो जनरली क्या होता है, आपका करंट को लीड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखो इस तरह का वोल्टेज बनाया कि जब आपका करंट जीरो था उस टाइम पर आपका वोल्टेज क्या था, यहाँ पर मैक्सिमम था। ठीक, ऐसे ही कैपेसिटर के साथ में भी इस तरह की चीज होती है कि मान लो जब करंट जीरो है तो वोल्टेज अगर मैक्सिमम डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में क्या हो, मैक्सिमम, तो ये इस तरह का यहाँ पर क्या बनेगा, एक ग्राफ बन जाएगा आपका। ठीक है, तो लेट कॉल दिस वीसी वोल्टेज। ठीक है, तो अभी तक जब तक आपका वोल्टेज चेंज हो रहा था उसके साथ साथ अगर करंट चेंज हो रहा था तब तक तो ठीक था, हम जो पढ़ते आ रहे हैं उसी चीज को हम अप्लाई करते हैं। बट यहां पर अगर इस तरह की प्रोसेस हो रही कि वोल्टेज पहले मैक्सिमम हुआ फिर करंट हुआ, या फिर करंट पहले मैक्सिमम हुआ फिर वोल्टेज मैक्सिमम हुआ, तो यहां पर हमारे लिए इसको हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहां पर हमको एक मैथमेटिकल टूल चाहिए जो हमको इसको सॉल्व करने में मदद करे। या ऐसा कह लीजिए कि मान लीजिए मैंने एक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर लगाया, तो तीनों के केस में जो वोल्टेज है ना, तीनों एलिमेंट के अक्रॉस, वो अलग अलग टाइम पर मैक्सिमम होगा। और अगर मुझे उसका रिजल्टेंट निकालना है, तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज लगे उसका रिजल्टेंट निकालना है, तो मुझे यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल टूल दे जो मेरा ये काम क्या करे, आसान करे। नाउ अब हमको देखो क्या करना है, फेजर मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। अगर कोई ऐसा तरीका मिल जाए जो इस साइनोसॉइडल वेव को अगर हम एक सिंगल वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए तो हमारा काम बहुत आसान होगा। उसको देखते हैं कैसे। अ क्वांटिटी विच वेरीज साइनोसॉइडली विथ टाइम एंड रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोजेक्शन ऑफ रोटेटिंग वेक्टर इज कॉल्ड फेजर। फेजर किसको कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई साइनोसॉइडल क्वांटिटी जो टाइम के साथ क्या कर रही है, वेरी कर रही है। ठीक है, और इसको अगर हम एक प्रोजेक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए तो हम उसको क्या कहेंगे, फेजर। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक वेक्टर है जिसने क्या कर रखा है, इनिशियली एंगल बना रखा है ओमेगा टी। नाउ ये जो वेक्टर है यहाँ पर क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। तो ये जो वेक्टर है ना, इसका एक प्रोजेक्शन आएगा यहाँ पे। ठीक है, प्रोजेक्शन मतलब क्या, इसकी परछाई। तो देखो इस पॉइंट पर जब ये है ओमेगा टी एंगल के ऊपर है तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक। जब ये वेरी करके ऊपर आएगा, ठीक है, लेट से यहाँ कहीं पर आ गया, ये यहाँ कहीं पर आ गया लेट से, तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो क्या हो रहा है, ये मतलब कि जैसे जैसे ये वेक्टर आपका रोटेट कर रहा है इसका जो प्रोजेक्शन है वो भी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। नाउ मैं इस वेक्टर को लेट से नाम दे देता हूँ ई नॉट। ई नॉट मेरा क्या है, ये वेक्टर है। ठीक है, अब इसकी जो परछाई जहां जहां पर बन रही है ना टाइम के साथ, उसको मेरे को क्या करना है, प्लॉट करना है। ठीक है, तो देखिए जब ये ओमेगा टी एंगल पर था तो इसका जो प्रोजेक्शन था, इसकी जो परछाई थी वही साइड पर आ रही, मैंने इसको मेंशन किया। देन जब ये चेंज होकर ये वाला एंगल के ऊपर आया तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, जब ये इसकी पोजीशन यहाँ पर होगी तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में, इतनी हाइट होगी। तो जैसे जैसे ये मूव कर रहा है वैसे वैसे अगर मैं इसके प्रोजेक्शन को एक ग्राफ पर प्लॉट करते जाऊँ तो मुझे एक साइनोसॉइडल ग्राफ मिलेगा।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी साइनोसॉइडल अगर मेरे पास क्वांटिटी है तो उसको मैं क्या कर सकता हूं, इस वेक्टर के प्रोजेक्शन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और इसी प्रोजेक्शन को, इसी को हम क्या बोलते हैं यहां पर फेजर डायग्राम। तो ठीक है, इतनी बात आई समझ में। देखिए यहां पर अगर एंगल ओमेगा टी बन रहा है ना, तो इस ई नॉट के दो कंपोनेंट आएगी, इधर आएगा आपका ई नॉट कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में क्या आएगा आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो ये जो ई नॉट साइन ओमेगा टी है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस फेजर की टर्म्स में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेजर। यहाँ पर जैसा आपने देखा कि साइनोसॉइडल वेव है, ठीक है, साइनोसॉइडल जो वेरिएशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसी रोटेटिंग वेक्टर को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर फेजर। नाउ अब आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे कि कैसे जब अलग अलग तरीके से आपके वोल्टेजेस चेंज हो रहे थे, ठीक है, उसको हमको सॉल्व करना, उसका रिजल्टेंट निकालना है। तो हमको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी जब हम उसको ऐसा साइनोसॉइडल वेव्स देख रहे थे, लेकिन अगर हम उसको फेजर में रिप्रेजेंट करें तो देखिए हमारा काम कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एक्सिस बनाई, एक्स एंड वाई एक्सिस। तो लेट्स से कि आपका जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है वी आर, वो डायरेक्शन हमने बता दी लेट्स से कि एक्स में। नाउ इंडक्टर जो है, ठीक है, हमारे पास जो इंडक्टर है उसका जो वोल्टेज होता है ना, और ये इसका जो करंट है वो भी क्या है आपका इसी डायरेक्शन में। ठीक है, रजिस्टर के अक्रॉस जैसे जैसे वोल्टेज चेंज होता है वैसे वैसे करंट चेंज होता है, तो इन दोनों को हमने एक डायरेक्शन बताया। ना अगर मैं इंडक्टर के अक्रॉस बात करूं तो इंडक्टर के केस में क्या होगा कि आपका जो करंट होता है ये लैग करता है, वोल्टेज क्या करता है, आगे होता है 90 डिग्री से, मतलब वोल्टेज पहले चेंज होगा, करंट क्या होगा आपका बाद में चेंज होगा। तो इसका जो वोल्टेज है लेट्स से ये यहाँ पर आ रहा है VL, ठीक है, और एक और आपका जो कैपेसिटर है लेट्स से उसका वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है VC। ठीक है, तो ये जो है ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से देखो 90 डिग्री के फेज एंगल के ऊपर क्या कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ठीक, नाउ अब अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है, मेरे एक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया, इंडक्टर लगा दिया, और मुझे क्या निकालना है इसका रिजल्टेंट, कि इसके अक्रॉस जो टोटल वोल्टेज है किसी भी इंस्टेंट पर वो कितना होगा। तो मैंने क्या करा कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको फेजर में रिप्रेजेंट करा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको फेजर में रिप्रेजेंट करा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको फेजर में रिप्रेजेंट करा। और नाउ मैं क्या करूँ, इन तीन वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल लूँ। कैसे, देखो VL और VC क्या है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। तो लेट्स से कि VL की वैल्यू क्या आपकी ग्रेटर है एज कंपेयर टू VC, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ पर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, कितना, VL माइनस VC। नाउ एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया। तो यहाँ पर देखो कोई सा भी पैरेललोग्राम लॉ लगाया मैंने वेक्टर एडिशन का, ये तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो मेरे को यहाँ पर क्या होगा, इजीली मिल जाएगा। तो ये हमारा एडवांटेज होता है जब भी हम किसी भी क्वांटिटी को, साइनोसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी को अगर हम फेजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो उसका जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है वो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। और जब हम इसको अप्लाई करेंगे हमारे सर्किट्स के अंदर तब आपको थोड़ा सा और ज़्यादा इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे ये फेजर्स आपके काम करते हैं। और फेजर डायग्राम जो होता है ना वो हमको सिंपली एक ओवरव्यू दे देता है कि किस तरह से हमारा वोल्टेज चेंज हो रहा है, वोल्टेज चेंज होने से करंट में क्या चेंज हो रहा है, और अगर यहाँ पर एलिमेंट्स है तो उनके अक्रॉस का वोल्टेज किस तरह से चेंज हो रहा है। तो एक सिंगल डायग्राम के अंदर हमको यहाँ पर क्या मिल जाता है, सब कुछ वेरिएशन यहाँ पर हमको देखने को मिल जाता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, फेजर मतलब क्या, वेक्टर। और नाउ दो वेक्टर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, ये जो एंगल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस। ठीक है, तो इसको भी हम लोग यहाँ आने वाले वीडियोस के अंदर समझने वाले। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब हम AC को अप्लाई करते हैं किसी एक रेजिस्टर के अक्रॉस तो वहां पर जो वेरिएशन होगा करंट और वोल्टेज का वो कैसे होने वाला है। जय हिंद, वंदे मातरम।